हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नए चैप्टर जिसका नाम है कॉलम एंड कॉलम बेसिस। इसमें हम कवर करेंगे कॉलम क्या होते हैं, बकलिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट विद एंड कंडीशंस, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम स्प्लिसेस एंड कॉलम बेस। इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो का ही हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, जिसमें हम डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ कॉलम एंड कॉलम बेस को डिस्कस करेंगे। ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका बेनिफिट ले सकें। आइए देखते हैं कॉलम आखिर होता क्या है। आपने स्टील स्ट्रक्चर कभी देखा हो तो उसमें आप ये देखेंगे, ये जो हमारे वर्टिकल मेंबर्स हैं इनको कॉलम्स बोला जाता है, आपको पता है। हॉरिजॉन्टल हमारे जो मेंबर होते हैं वो हमारे बीम होते हैं, तो ये है हमारे स्टील कॉलम। ओके, a structural member subjected to compressive force in the direction parallel to its longitudinal axis is known as column। ओके, जिस पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। द टर्म स्टेंशंस एंड पोस्ट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कॉलम। इनको हम स्टेंशंस एंड पोस्ट भी बोल सकते हैं। इन बिल्डिंग फ्रेम्स द लोड्स ऑफ रूफ स्लैब्स बीम ग्रेडर्स आर ट्रांसफर टू द फाउंडेशन थ्रू कॉलम्स। ओके, जो भी हमारी छत होती है छत का लोड कॉलम लेते हैं, कॉलम इसको फिर फाउंडेशन जो नीचे होती है ज़मीन के अंदर वहाँ तक ये ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्टील कॉलम्स। अब कॉलम होते हैं तीन टाइप के। फर्स्ट है शॉर्ट कॉलम, सेकंड लॉन्ग कॉलम एंड थर्ड है इंटरमीडिएट कॉलम। तो इसकी नाम से ही पता लग रहा है, जो सबसे छोटा होगा वो शॉर्ट, सबसे लंबा होगा लेंथ वाइज वो हमारा लॉन्ग कॉलम, और इन दोनों के बीच में जो लेंथ होगी वो हमारी इंटरमीडिएट कॉलम। आइए देखते हैं और अच्छे से। शॉर्ट कॉलम क्या होता है? इन शॉर्ट कॉलम इट फेल्स मेनली बाय क्रशिंग और यील्डिंग एंड नो बकलिंग विल अकर। ओके, शॉर्ट कॉलम जो हमारा होता है, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। शॉर्ट कॉलम एक ये है और ये इसका रियल फोटो है। जब इस पे लोड पड़ता है, अगर इसकी परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा लोड हो जाता है तो ये क्रश कर जाता है। ठीक है, ये बेंड नहीं होगा, जैसे इस फिगर में है ये हमारा कॉलम बेंड हो चुका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेंड हो चुका। तो बेंडिंग जो होती है इसको बकलिंग बोला जाता है। ओके, लॉन्ग कॉलम होगा तो वो हमेशा फेल होगा बकलिंग के थ्रू, और शॉर्ट कॉलम जो होगा वो हमारा हमेशा फेल होगा क्रशिंग के थ्रू। ओके, तो ये इसमें डिफरेंस है। लॉन्ग कॉलम क्या होता है? इन लॉन्ग कॉलम फेलियर इज मेनली ड्यू टू इलास्टिक बकलिंग। ओके, जैसा हमने बताया था, तो इसमें जो भी हमारा लॉन्ग कॉलम होगा वो हमेशा बकलिंग के थ्रू ही फेल होगा। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ और फेलियर द स्ट्रेस इन द लॉन्ग कॉलम विल नॉट एक्सीड द प्रोपोर्शनल लिमिट्स। ओके, जब तक कि वो प्रोपोर्शनल लिमिट से स्ट्रेस ज़्यादा ना हो जाए वो बकलिंग नहीं होती है। उससे ज़्यादा लिमिट में स्ट्रेस उस पर आता है तो वो बकल कर जाता है। ठीक है, अब आता है इंटरमीडिएट कॉलम। इंटरमीडिएट कॉलम क्या होता है? जो शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम की कैटेगरी से बीच में लाई करता है, इन दोनों के मिडल में लाई करता है। ना तो ज़्यादा छोटा होता है ना ही वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो उस टाइप के कॉलम को हम इंटरमीडिएट कॉलम बोलते हैं। तो ये दो कॉलम होते हैं, ये दोनों टाइप से फेल हो सकते हैं, क्रशिंग एंड बकलिंग। इसमें दोनों चीज़ हो सकती है। ठीक है, क्रशिंग भी हो सकती है और ये बकलिंग भी हो सकती है। तो ये थे तीन टाइप के कॉलम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बकलिंग क्या होती है। जैसा कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, बकलिंग होती है बेंडिंग। लोड ज़्यादा हो जाता है हमारे कॉलम पे तो वो फेल हो जाता है, तो बेंड होना इंस्टेंटली उसको बोलते हैं बकलिंग। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। बकलिंग इज डिफाइंड एज ए सडन बेंडिंग ऑफ मेंबर अंडर कंप्रेसिव लोड। ओके, कंप्रेसिव लोड के अंडर में जो मेंबर स्ट्रक्चरल मेंबर हमारा बकल कर जाए वो बकलिंग होता है, फेल होता है। व्हेन ए कॉलम इज लोडेड आफ्टर ए सर्टेन लोड, इफ
will increase the load further, it eventually causes some eccentricity। जैसे ही हम उसकी लिमिट से ज़्यादा उसमें लोड लगा देते हैं तो उसमें कुछ इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाती है, और उसी इसेंट्रिसिटी की वजह से इसमें एक बेंडिंग मोमेंट बन जाता है, जिससे कि वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देता है और उसमें बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इफ़ द लोड इज़ कंटिन्यूस फर्दर, अगर उसमें लोड हम फिर से बढ़ाते जाएं तो एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट पे हमारा कॉलम बकल कर जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बकलिंग बोला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट फिक्स स्पोर्ट, हिंज स्पोर्ट, रोलर स्पोर्ट एंड लास्ट है पिन स्पोर्ट। इनकी फिगर भी आप देखिए, सिंबल हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ये है हमारा फिक्स स्पोर्ट का सिंबल, ओके। ये है हमारा हिंज स्पोर्ट का सिंबल, ये है हमारा रोलर स्पोर्ट का सिंबल, और ये है हमारा पिन स्पोर्ट का सिंबल। ठीक है, 4 टाइप के हमारे स्पोर्ट होते हैं, तो इसी को हमने ऐसे डिनोट किया है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कॉलम के एंड पे कौन सा स्पोर्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग उसमें कैसी एंड कंडीशंस डेवलप होती हैं। एंड कंडीशंस, अगर हमारा स्पोर्ट फिक्स है तो उसमें रोटेशन भी फिक्स होगा और ट्रांसलेशन भी फिक्स होगा, यानी कि उसमें रोटेशन भी नहीं होगा और ट्रांसलेशन भी बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों चीज़ उसमें फिक्स होती हैं, उसमें कोई भी रोटेशन यानी कि घुमाव नहीं होगा, और ट्रांसलेशन यानी कि अपनी जगह को वो छोड़ भी नहीं सकता, एक जगह पे फिक्स होगा। ये होता हमारा फिक्स स्पोर्ट, ओके। अब आता है हिंज स्पोर्ट। हिंज क्या होता है, आपने अपने डोर में, सभी के घर में डोर्स लगे होते हैं, तो उसमें जो उसको जॉइंट करने के लिए लगा होता है उसको हिंज ही बोला जाता है। वो क्या करता है, दरवाजे को अलाउ करता है रोटेट करना। ठीक है, उसमें रोटेशन फ्री होता है। ठीक है, बट ट्रांसलेशन यानी कि वो अपनी जगह को छोड़ नहीं सकता, उसमें ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ट्रांसलेशन उसमें फिक्स होता है। ठीक है, रोटेशन वो अलाउ करता है बट ट्रांसलेशन वो अलाउ नहीं करता, तो इस टाइप के स्पोर्ट को बोलते हैं हिंज स्पोर्ट। ठीक है, अब आता है रोलर स्पोर्ट। रोलर स्पोर्ट में क्या होता है, जिसमें रोटेशन भी हो और ट्रांसलेशन भी हो, दोनों टाइप के इसमें जो हो वो होता है हमारा रोलर स्पोर्ट। ठीक है, अब आता है पिन स्पोर्ट। इसमें भी रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों फ्री होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 टाइप के स्पोर्ट्स। आपने इसको कई बार एसए वगैरह सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, तो बिल्कुल सेम ही काम इसका यहाँ पर भी है। अब इफेक्टिव लेंथ के बारे में देखते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड कंडीशन। एंड कंडीशंस क्या है, यानी कि उसके सिरे पे कौन सा स्पोर्ट लगा हुआ होता है कॉलम के, तो उस पे डिपेंड करती है हमारी इफेक्टिव लेंथ। फॉर डिफरेंट एंड कंडीशंस इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम इज डिफरेंट। जैसे जैसे उसकी कॉलम की एंड कंडीशंस होगी, उसके स्पोर्ट्स होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी इफेक्टिव लेंथ वेरी करती है। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट हमारा जो केस है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड। एक केस फर्स्ट है ये हमारा। इसमें क्या बताया गया है, हमारा एक कॉलम है, वो इफेक्टिवली एक पोजीशन पे है, यानी कि पोजीशन उसकी फिक्स है। ठीक है, और रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, पोजीशन में भी फिक्स है और उसमें कोई भी रोटेशन भी नहीं है। ठीक है, पोजीशन में फिक्स और रोटेशन में फिक्स, दोनों टाइप से वो फिक्स है और दोनों एंड पे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो रोटेट भी नहीं कर रहा है और वो ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा भी नहीं सकता। तो इस टाइप के जॉइंट को क्या बोलते हैं, फिक्स स्पोर्ट। तो ये देखिए, एक फिक्स स्पोर्ट ये है और एक फिक्स स्पोर्ट ये है। दो जब फिक्स स्पोर्ट हो तो उस टाइप के कॉलम में हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, टोटल लेंथ जो है उसका 65%। ओके, 0.65 ऑफ एल हमारा होगा इफेक्टिव लेंथ। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। तो ये जो केस है
इसमें क्या बताया गया है, एक सपोर्ट हमारा हिंज है और एक सपोर्ट हमारा फिक्स है। तो ये केस जब हमारा होता है तो इस टाइप के केस में इफेक्टिवली लेंथ हमारी क्या होगी, 80% ऑफ एल। जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है उसका 80% हम लेंगे इफेक्टिव लेंथ। ओके, अब आया थर्ड केस। इसमें है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, एक पोजीशन में फिक्स है दोनों सिरों पे, बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, बट रोटेशन उसमें फ्री है। ठीक है, वो हमारा कौन सा जॉइंट होता है, सॉरी वो हमारा कौन सा सपोर्ट होता है, वो होता है हिंज। तो इस टाइप के सपोर्ट हिंज दोनों एंड पे होंगे हमारे। ठीक है, दोनों एंड पे अगर हिंज सपोर्ट है तो उस केस में हमारा इफेक्टिव लेंथ होता है जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है उसके इक्विवेलेंट। ओके, 1 तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लगाए या ना लगाए, तो इफेक्टिव लेंथ हमारा बिल्कुल सेम होगा जब दोनों एंड पे हमारे हिंज सपोर्ट होंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है हमारा थर्ड केस। इसमें एक तरफ है हमारा फिक्स सपोर्ट, ओके, और दूसरी तरफ है हमारा रोलर सपोर्ट। ओके, इस टाइप के केस में इफेक्टिवली लेंथ हमारी 1.2%, सॉरी 1.2 ऑफ एल, यानी कि 120% ऑफ ओरिजिनल लेंथ। इसमें लेंथ हमारी थोड़ी बढ़ जाती है, ओरिजिनल लेंथ जो हमारी होगी उससे भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी हमारी इफेक्टिव लेंथ। ओके, फिफ्थ केस आता है जब एक तरफ हमारा हिंज सपोर्ट होगा और एक तरफ हमारा रोलर सपोर्ट होगा। ठीक है, तो इस केस में इफेक्टिव लेंथ हमारी 2 टाइम्स हो जाएगी एल के। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एल। तो ये आपको इफेक्टिव लेंथ 5 कम से कम आपको याद रखनी है, डिपेंड करती है ये हमारी एंड कंडीशंस पे, तो ये आपको याद करनी है। ये आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प साबित करेंगे। अब आता है कॉलम स्प्लिसिस। कॉलम स्प्लिसिस क्या होता है, जब कोई भी दो स्ट्रक्चरल मेंबर हम कॉलम बनाने में यूज़ करते हैं और उसको जॉइंट करते हैं, उसको हम कॉलम स्प्लिस बोलते हैं। कॉलम जॉइंट भी इसको हम बोल सकते हैं। जैसे ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक मेंबर है स्ट्रक्चरल मेंबर आई सेक्शन, और एक ये है। फिगर में आप देख सकते हैं 2 सेक्शन है, इनको हमने जॉइंट करना है। ये बोल्ट के थ्रू हमने इसको जॉइंट किया, एक कवर प्लेट हमने यहाँ पे लगाई और होल किया, और होल के थ्रू हमने बोल्ट्स इसमें टाइट कर दिए। ऐसे ही इस साइड में भी एक कवर प्लेट लगाई और वहाँ पे भी बोल्ट लगाए। ऐसे एक जॉइंट पे यहाँ पे हमने कवर प्लेट लगा के बोल्ट से टाइट कर दिया। तो ये एक कॉलम पूरा तैयार होगा जिसकी पूरी लेंथ हम डिजायर कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम स्प्लिसिस इज ए जॉइंट प्रोवाइडेड इन द लेंथ ऑफ ए कॉलम। ओके, कॉलम की लेंथ में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज कॉलम जॉइंट, इसी को कॉलम जॉइंट भी बोला जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट व्हेन द लेंथ ऑफ ए कॉलम रिक्वायर्ड इज मोर देन द लेंथ ऑफ रोल्ड सेक्शन अवेलेबल इन द मार्केट, एंड व्हेन द डेप्थ ऑफ सेक्शन इज डिफरेंट एट द डिफरेंट हाइट ऑफ सेक्शन। तो ये कब ज़रूरत होती है, जब आपकी कॉलम की हाइट ज़्यादा हो और मार्केट में अवेलेबल जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उसकी हाइट कम हो, तो हम 2 स्ट्रक्चरल मेंबर या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चरल मेंबर को जॉइंट करके कॉलम का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें कॉलम स्प्लिसिस का काम करवाना होता है, वहाँ पे हमें उसका यूज़ करना होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कॉलम स्प्लिसिस कैसी होती हैं। ये देखिए, इन फिगर से आप समझेंगे। ये इसका एक 3D व्यू है, ये इसका साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है। इनसे आप पता लगेंगे कि कॉलम स्प्लिसिस कहाँ पे और कैसे हम अटैच करते हैं। ये देखिए, 2 एक आई सेक्शन ऊपर है, एक आई सेक्शन नीचे है, इसको हमें जॉइंट करना है। तो कवर प्लेट हमने दोनों तरफ लगा दी, ये कवर प्लेट है, और ये जो डॉट शो हो रहे हैं यहाँ पे हम बोल्ट या फिर नट बोल्ट या फिर रिवेट का यूज कर सकते हैं। वेल्डिंग का भी कई बार हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू हम कवर प्लेट और स्ट्रक्चरल मेंबर को जॉइंट करते हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप,
अपर कॉलम, ये लोअर कॉलम है, दोनों को हमने कवर प्लेट के थ्रू जॉइंट कर दिया है। ये इसका साइड एलिवेशन है, साइड या फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं। ये देखिए वेब थिकनेस, अपर कॉलम, लोअर कॉलम, ये इसकी फ्लैंज की थिकनेस, कवर प्लेट दोनों तरफ से लगाया और बोल्ट के थ्रू इसको हमने टाइट कर दिया। तो ये एक यूनिटी, एक सिंगल कॉलम मेंबर एक्ट करता है। ठीक है, अब ये केस थोड़ा सा इसमें अलग है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो लोअर पार्ट है कॉलम का, इसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू अपर कॉलम। ठीक है, ये आप देखिए अपर कॉलम का साइज और लोअर कॉलम का साइज, जब दो डिफरेंट साइज के कॉलम को हम जॉइंट करते हैं स्प्लिसेस के थ्रू, तो आप देखिए इसके बीच में ये गैप बन जाता है। इसको हमें पैक करना होता है, इसको बोलते हैं पैकिंग और फिलर प्लेट। इसके अंदर एक पैकिंग या फिलर प्लेट हम इंसर्ट करते हैं और उसको फिर हम टाइट करते हैं नट और बोल्ट के थ्रू। बीच में हम एक, ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट और बियरिंग प्लेट भी यूज कर सकते हैं। दोनों के बीच में इसको हम लगाते हैं और क्लिट एंगल से हम इसको जॉइंट कर देते हैं। ठीक है, ये मेंबर क्लिट एंगल के थ्रू बेस प्लेट के साथ जॉइंट हो चुका है और नीचे से क्लिट एंगल लगाया और इसको हमने फिर से बेस प्लेट के साथ जॉइंट कर दिया। साइड में कवर प्लेट से इसको जॉइंट कर देते हैं, तो ये एक सिंगल स्ट्रक्चरल मेंबर बिहेव करता है। ठीक है, एक कॉलम सेक्शन की तरह ये बिहेव करेगा। अब आता है कॉलम बेस क्या होता है। ये देखिए, ये फिगर जो शो की जा रही है, इसमें आप देख सकते हैं कॉलम सेक्शन है और इसको नट बोल्ट के थ्रू हमने ज़मीन में या फाउंडेशन में इसको हमने इंसर्ट किया है, वहाँ पे इसको अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा काम होता है कॉलम की फाउंडेशन बनाने का, वो होता है हमारा कॉलम बेस। ओके, देखिए इसमें क्या क्या है। इट इज़ ए स्टील कॉलम इज सपोर्टेड डायरेक्टली ओवर ए कॉन्क्रीट ब्लॉक। कॉन्क्रीट ब्लॉक के ऊपर जब हम स्टील कॉलम को रखते हैं एंड bearing pressure of concrete is insufficient to resist the load, the column may fail by punching. ओके, इसमें क्या बताया गया है, अगर हम कॉलम को डायरेक्ट बिना बेस प्लेट के या बिना कॉलम बेस के हम कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर रखते हैं और कंक्रीट की जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है, बेयरिंग प्रेशर को झेलने की उसकी ताकत है कंक्रीट की, वो अगर कम है तो कॉलम जो स्टील का है वो उसमें पंच कर देगा, यानी कि उसमें वो छेद कर सकता है। ठीक है, पंचिंग उसमें हो सकती है, वो खराब हो सकता है हमारा कंक्रीट। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इट इज़ ए नॉर्मल प्रैक्टिस टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉलम लोड टू ए लार्ज एरिया बाय यूजिंग स्टील बेस प्लेट। सच बेस प्लेट्स आर कॉल्ड कॉलम बेस। अब ये देखिए आप, ये है हमारा कॉलम और इसके नीचे है ये बेस प्लेट। बेस प्लेट हमने क्यों लगाई, क्योंकि कॉलम का लोड ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देगी कंक्रीट सेक्शन पे। ठीक है, ताकि कंक्रीट में कोई भी पंचिंग ना हो और वो टूटे ना। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा बेस प्लेट का, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर कंक्रीट ब्लॉक। द स्टील प्लेट्स इज प्लेस्ड ओवर द कंक्रीट ब्लॉक to secure by holding the bolts. ओके, इसमें जो बोल्ट्स लगे होते हैं ये कंक्रीट ब्लॉक के अंदर तक डाले जाते हैं, जिससे कंक्रीट ब्लॉक और स्टील स्ट्रक्चरल मेंबर को हम जॉइंट कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। स्लैब बेस, ये दो टाइप के होते हैं हमारे कंक्रीट ब्लॉक पे। जब हम फाउंडेशन तैयार करते हैं कॉलम की तो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इसमें आता है हमारा स्लैब बेस। स्लैब बेस कैसा होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये नीचे है कंक्रीट ब्लॉक,
ये जो इसमें नट लगे हुए हैं ये होते हैं जे नट, ओके, सॉरी जे बोल्ट, इनको जे बोल्ट बोला जाता है। जे क्यों होता है? क्योंकि ये कंक्रीट के अंदर इनको इंसर्ट करके जब कास्टिंग कर रहे होते हैं कंक्रीट की, इस पेडेस्टल की, कंक्रीट पेडेस्टल की कास्टिंग करते हैं, तब इसको हम इसमें इंसर्ट करते हैं, ओके। इनकी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस को अच्छे से मेज़र करके और जो डिस्टेंस कॉलम बेस की होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। और इसके ऊपर हम जो स्टील कॉलम है वो पहले से ही बना होता है, उसको इसके ऊपर लाके हम रख देते हैं। उसके बाद हम नट को इसमें टाइट कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे ये इरेक्शन इसका रेडी होता है। अब देखिए, फॉर स्मॉल लोड्स ए स्टील प्लेट अलोन इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कॉलम लोड टू द कंक्रीट पेडेस्टल, ओके। जब लोड कम होता है तब हम स्लैब बेस को यूज करते हैं। सच ए बेस प्लेट इज कॉल्ड स्लैब बेस। बेस प्लेट इज फिक्स्ड विद कॉलम आइदर बाय वेल्डिंग और बाय रिवेट्स। ये जो बेस प्लेट है नीचे रेड कलर की, इसको हम वेल्डिंग के थ्रू या फिर रिवेट्स के थ्रू हमारे आई सेक्शन या फिर कॉलम सेक्शन के साथ जॉइंट करते हैं और उसको हम अपने कंक्रीट पेडेस्टल पे प्लेस करते हैं जे बोल्ट के ऊपर। क्लिट एंगल्स कीप द कॉलम इन प्लेस एंड रेजिस्ट एनी टेंशन डेवलप ड्यूरिंग द इरेक्शन एंड कनेक्शन, ओके। तो इसके अंदर हम क्लिट एंगल भी यूज करते हैं। ये आप आगे देखिए, ये देखिए, ये हमारा स्लैब बेस कंक्रीट पेडेस्टल है, कंक्रीट का पेडेस्टल है, और ये हमारी बेस प्लेट, ठीक है। कंक्रीट के ऊपर बेस प्लेट है, बेस प्लेट के ऊपर हमारा कॉलम अटैच किया हुआ है क्लिट एंगल के थ्रू, और ये है हमारे फाउंडेशन बोल्ट्स जो कि आपने बताया था अभी, जे शेप के होते हैं ताकि वो अच्छे से पकड़ कर सके कंक्रीट के अंदर भी, और नट के साथ ये इसमें भी अच्छे से पकड़ कर सके, ठीक है। जे बोल्ट इसलिए उसको बनाया जाता है। अब साइड से देखने पे ये दिखाई देगा आपको, एंकर बोल्ट जो है बेस प्लेट के थ्रू होते हुए कंक्रीट के अंदर ये घुसे होते हैं, और ये देखिए ऐसे ये जे शेप में होते हैं ताकि कंक्रीट के अंदर ये अच्छे से एंकरेज कर सके, अच्छे से पकड़ कर सके। ये आपका कॉलम है, और ये टॉप से आप देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देता है। ये आपका आई सेक्शन, और ये क्लिट एंगल के थ्रू आपको जॉइंट करना है अपने आई सेक्शन को, और ये नीचे है हमारी बेस प्लेट, ठीक है, और सबसे नीचे है कंक्रीट पेडेस्टल, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, गसेटेड बेस। फर्स्ट हमारा स्लैब बेस, इसमें हो जाता है गसेटेड बेस। गसेटेड बेस क्या होता है? जो प्लेट हमने पिछले कुछ वीडियो में यूज़ किया है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया है, तो वही है ये हमारी गसेटेड प्लेट, गसेटेड बेस भी इसको बोलते हैं। जब ये देखिए आई सेक्शन है, इसमें हमने क्या किया है, बेस प्लेट के साथ साथ इसमें कुछ और प्लेट्स का भी हमने यूज़ किया, जैसे कि ये, और इस तरफ भी है ये, और ये है स्टिफनर्स जो मजबूती इसको देते हैं, ठीक है। फॉर ए कॉलम कैरिंग हैवी लोड्स, जब कॉलम पे हैवी लोड होता है, और व्हेन ए कॉलम इज कैरिंग एक्सियल लोड, एक्सियल लोड उस पर होता है बेंडिंग मोमेंट के साथ, एक गसेट बेस इज यूज, तो वहाँ पे गसेट बेस का हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम स्लैब बेस का यूज़ नहीं करते, गसेट बेस का वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। गसेट बेस का हैवी लोड के लिए और स्लैब बेस का लो लोड के लिए, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ ए बेस प्लेट, इसमें भी बेस प्लेट होती है, 2 गसेट प्लेट्स होती हैं एंड 2 गसेट एंगल्स होती हैं, ओके। द अरेंजमेंट ऑफ गसेट प्लेट्स एंड गसेट एंगल्स आर शोन इन फिगर बिलो। अभी आप फिगर दिखाएंगे तो उसमें ये और अच्छे से क्लियर होगा। द लोड्स इज ट्रांसमिटेड टू द बेस प्लेट थ्रू द गसेट प्लेट, गसेट प्लेट के थ्रू लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है बेस प्लेट पे। द गसेट प्लेट एंड गसेट एंगल इंक्रीज द बेयरिंग एरिया ऑफ कॉलम ऑन द बेस प्लेट। तो ये जो है
कॉलम का जो बेयरिंग एरिया है उसको और अच्छे से फैलाता है, अच्छे से बढ़ा देता है और ये बेस प्लेट पे अच्छे से फैलता है, thus reducing the thickness of base plate as compared to slab base। तो जब एरिया बढ़ जाता है हमारा, तो उस केस में जो थिकनेस होगी हमारी बेस प्लेट की, ये सबसे नीचे जो हमारी प्लेट है, तो इसकी थिकनेस काफ़ी कम हो जाती है। स्लैब बेस में ये हमारी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, बट गसेटेड बेस में ये हमारी काफ़ी कम होती है। अब यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये फिगर देखिए, सबसे नीचे है हमारी कंक्रीट पेडेस्टल। ओके, कंक्रीट पेडेस्टल के ऊपर ये आई हमारी बेस प्लेट। ये इसकी थिकनेस काफ़ी कम हो जाती है स्लैब बेस के मुकाबले, क्योंकि इसमें हमने गसेट प्लेट का यूज़ किया है। अब ये देखिए फाउंडेशन बोल्ट्स जो कि अंदर तक जाके कंक्रीट के अंदर इंसर्ट रहते हैं, अच्छे से पकड़ बना के रखते हैं, एंकरेज करके रखते हैं। फिर है गसेट एंगल, ये जो एल शेप का है गसेट एंगल है, और ये होती है हमारी गसेट प्लेट। ओके, जो दोनों तरफ से कॉलम को जकड़े हुए है और इसका बेयरिंग एरिया है ये बढ़ा देती है। ठीक है, जिससे जो लोड होता है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है बेस प्लेट पे, और बेस प्लेट पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये अच्छे से ट्रांसफ़र करेगा अपने नीचे कंक्रीट पेडेस्टल पे। ओके, ये है वेब क्लिट, ये इसके अंदर क्लिट एंगल एक और लगाया गया है बेस प्लेट और कॉलम को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब साइड व्यू और फ्रंट व्यू से और अच्छे से क्लियर होगा। ये आप देख सकते हैं, बीच में है आई सेक्शन, फिर है ये जो बीच में हमारी गसेट प्लेट, और एल शेप की है हमारी क्लिट एंगल, और बीच में भी एक क्लिट एंगल है। इनको हमने जोड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के जो मार्किंग है, ये बोल्ट का होल शो कर रहा है। ठीक है, और ये भी आप देखिए, ये है इसका साइड व्यू, ये आई सेक्शन कॉलम, ये है हमारा गसेट प्लेट, और ये जो है हमारी क्लिट एंगल। यहाँ पे इसको अच्छे से अटैच किया गया है नट एंड बोल्ट्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया होगा गसेट बेस क्या होता है और स्लैब बेस क्या होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक तो आप ज़रूर कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की है इन वीडियो पे, और आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तैयारी करते रहिए, जल्दी आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।